ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो रीड आउट किया था वो था कैपेसिटर, कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर क्यों रीड आउट किया था? क्योंकि जो रेक्टिफायर से हमें डीसी मिल रही थी वो क्या थी? इम्प्योर डीसी थी। ठीक है, उस इम्प्योर डीसी को अप्रोक्सीमेटली प्योर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? फिल्टर यूज किया। ठीक है, अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर, एल टाइप फिल्टर, सी टाइप फिल्टर, एल एंड सी फिल्टर एंड सीएलसी फिल्टर। इट मींस इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर फिल्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स जो फिल्टर्स थे वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल एक कैपेसिटर फिल्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटर फिल्टर हमने इसको रीड आउट किया था, उसके वेवफॉर्म्स देखी थी और उसकी वर्किंग देखी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना जेनर डायोड। जेनर डायोड ये भी एक क्या है? डायोड है। डायोड का वर्क, डायोड का कंस्ट्रक्शन, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। बट ये जेनर डायोड है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये प्रीवियस वन यानी जो कन्वेंशनल डायोड्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, ये सारी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले हैं जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। जैसे सिंपल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी वैसे हम जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर इन मेनी सर्किट्स। ओके, so let's start with the history of Zener diode. जेनर डायोड जो डिजाइन किया गया वो डिजाइन किया गया था क्लेरेंस मेल्विन जेनर के थ्रू। ठीक है, इन्होंने, ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया। बट बाद में बेल लेबोरेटरी ने इसको एक्सप्लोर किया कि हाँ ये चीज वाकई सही है और ये वर्क कर रही है। ठीक है, और उसको नाम दिया जेनर डायोड। किसके नाम पर? मिस्टर जेनर के नाम पर। ओके, ये बेसिक है, फंडामेंट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बात करते हैं जेनर डायोड की। अ जेनर डायोड इज अ टाइप ऑफ डायोड दैट परमिट्स अ करंट not only in the forward direction like a normal diode but also in reverse direction. मैं एक चीज रिमाइंड कराता हूँ यहाँ पर कि जनरल जो डायोड हम लोग पढ़ चुके हैं वो कुछ इस तरीके का था। जो सिंबॉलिक डायग्राम है जिसमें ये पी टाइप है, ये एन टाइप मटेरियल है। इस पी टाइप को अगर हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को अगर हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये जो डायोड है वो अपना फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। ठीक है, और इस फॉरवर्ड बायस में ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जो करंट डायरेक्शन है वो केवल इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इसी पी एन डायोड के पी टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं तो जो पी एन डायोड है वो किस में हो जाएगा? रिवर्स बायस में हो जाएगा। और रिवर्स बायस में होने के बाद वो कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम वन यूनिडायरेक्शनल डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब जेनर डायोड की बात करें तो जेनर डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह तो बिहेव कर ही रही है ना, कन्वेंशनल डायोड की तरह तो बिहेव कर ही रही है। साथ में रिवर्स बायस में भी ये वोल्टेज को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, या इसमें करंट फ्लो होगा। अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका रीजन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक टर्म आता है जेनर नी वोल्टेज या जेनर वोल्टेज। रिवर्स बायस में जब हम इसको सिग्नल सप्लाई देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब इसमें ब्रेकडाउन अकर होता है। किसमें? जेनर डायोड में। उस वोल्टेज को बोलते हैं हम जेनर वोल्टेज। अभी इसमें और जेनर डायोड और कन्वेंशनल डायोड में मैंने डिफरेंस नहीं बताया, अभी आपको ये चीज क्लियर करता हूँ। जो बेसिक डिफरेंस है पीएन डायोड
और जेनर डायोड में वो चीज देखें कि सपोज ये P है, ये N है, और कन्वेंशनल डायोड की बात कर रहे हैं तो कन्वेंशनल डायोड में एक डिप्लीशन रीजन ये होता है, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन हो गया, ये आपका पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये है आपका जनरल पी एन डायोड। लेकिन अगर मैं जेनर डायोड की बात करता हूं तो जेनर डायोड में ऐसा क्या चेंज आता है, दैट चेंज इज कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग। इट मींस ये जो पी टाइप मटेरियल है ये हेवीली डोप्ड होता है, यानी इसमें इम्प्योरिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली जनरल डायोड ये ज्यादा होती है, और एन टाइप में भी इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ P प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब ये हेवीली डोप्ड है। N प्लस प्लस लिखा है यानी ये भी हेवीली डोप्ड है, ठीक है। तो P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल दोनों हेवीली डोप्ड होते हैं। इस हेवीली डोपिंग की वजह से क्या होता है, ये जो डिप्लेशन रीजन है जनरल डायोड का और जो जेनर डायोड का डिप्लेशन रीजन है उसमें चेंज आ जाता है। तो जेनर डायोड की जो डिप्लेशन रीजन है वो लेसर होता है किससे, कन्वेंशनल डायोड से। जेनर डायोड है वो हेवीली डोप्ड होता है। ये जो प्लस प्लस और एन प्लस प्लस साइन है सिर्फ ये शो कर रहा है कि इसमें जो डोपिंग की गई है वो ज्यादा की गई है। वो कितनी की गई है, ग्रेटर देन 10⁻19 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, या इम्प्योरिटी कह सकते हैं, इम्प्योरिटीज पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस रेस्पेक्ट में यानी इस अकॉर्डिंग इसमें डोपिंग की गई है, इसलिए इसको हेवीली डोप्ड कहा गया है, ठीक है। जो फिजिकल डिवाइस है यानी हम जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, कुछ ग्रे कलर में और यहाँ पर ब्राउन सॉरी ब्राउनिश कलर में, और ये डार्क ब्राउन कलर की एक स्ट्रिप दिखाई देती है। ये शो करता है कि ये एन टाइप टर्मिनल है यानी नेगेटिव टर्मिनल है, और ये वाला पोर्शन शो करता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टर्मिनल एन है, कौन सा पी है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं 2D में। देन सिंबलिक डायग्राम जो जेनर डायोड का है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो सिंपल डायोड होता है उसी में से थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर आप जेड जैसी डिजाइन बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका जेनर डायोड का सिंबल। मोस्टली जो डायोड फॉरवर्ड बाइस में यूज होते हैं, वैसे ही जो जेनर डायोड है वो भी फॉरवर्ड बाइस में बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे नॉर्मल डायोड वर्क करते हैं, बट रिवर्स बाइस में सबसे ज्यादा यूज होता है और करंट इसकी इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए, आप कई जगह सिंबल्स डिफरेंट देख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, आप एक ही सिंबल को फॉलो करें। डायोड इस तरीके का बनाएं, जेनर डायोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यही सिंबल आप यूज करें। जो एरो हेड है ये शो कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन ये जनरली रिवर्स बायस में यूज होता है, तो रिवर्स बायस में हम इसको जो करंट डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होती है, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। जेनर डायोड सर्किट में यूज कैसे होता है, देखिए जेनर डायोड हमेशा एक सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ यूज होगा, ठीक है ना। जब भी जेनर डायोड यूज हो रहा है तो उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जरूर लगा होगा। उसका रीजन क्या होता है, the most basic Zener diode circuit consists of single Zener diode and a resistor, series resistor है, ठीक है। Then the Zener diode provides the reference voltage, जो Zener diode है वो रिवर्स बायस में एक रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हम इसे एप्लीकेशंस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। बट अ सीरीज रजिस्टर मस्ट बी इन प्लेस टू लिमिट द करंट इनटू द डायोड। मतलब ये जो रजिस्टर इसमें सीरीज में लगा हुआ है वो इसलिए लगा हुआ है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो उसको लिमिट कर सके, कि करंट इतना हैवी ना हो जाए कि आपका जेनर डायोड ही डैमेज हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है इसका मतलब ये कभी डैमेज नहीं होगा। अगर मान लो करंट फ्लो ज्यादा हो गया तो वो डेफिनेटली डैमेज हो जाएगा, ठीक है।
जो मोस्ट ऑफ द जेनर डायोड्स होते हैं उस पर उनकी रेटिंग्स लिखी होती है कि जो जेनर डायोड है वो कितना वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा, यानी वोल्टेज रेगुलेशन में उसके वोल्टेज आपको लिखी हुई होती है. सो अदरवाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वुड फ्लो थ्रू इट एंड इट कुड बी डिस्ट्रॉयड. लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर इसमें पास हो जाती है रिवर्स, क्योंकि वो रिवर्स में जाएगी, तो आपका जो जेनर डायोड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है. देन the value of resistor calculated to give required value of current for supply voltage used. एक्चुअल में अगर हमें ये पता हो कि जो सर्किट है उसमें करंट कितना जा रहा है, ठीक है, जिस ब्रांच में हम जेनर डायोड लगाने वाले हैं उसमें करंट कितना है, ठीक है, उस करंट के अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि रजिस्टर कितना ओम का या कितने किलो ओम का किस वैल्यू का यहाँ पर हमें प्लेस करना है. उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक तो इनपुट वोल्टेज आपको पता हो और दूसरा आपको पता हो कि जो जेनर डायोड है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना है. ये आपकी रेटिंग में पता होता है. जेनर डायोड जो डिफाइन होते हैं, जो स्पेसिफिकेशन डिफाइन होती है जेनर डायोड की, उसमें पता होता है कि जेनर डायोड कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा. तो V1 माइनस V2 इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड अपॉन आर, इस आर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है उस ब्रांच में करंट कितनी है. ठीक है. अगर हम बात करें जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में करने की, फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, जब पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. सिमिलरली हम जेनर डायोड के पी टाइप टर्मिनल को, ये पी टाइप है ये एन टाइप है, इस पी टाइप को देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. When a Zener diode is forward biased, it operates as normal diode. नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा. फॉरवर्ड बाइसिंग आपको पता ही है, पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन साइड आपकी नेगेटिव से कनेक्ट है. इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर स्वैप्ड अक्रॉस द जंक्शन एंड लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट. इस केस में क्या होता है, ये जो जंक्शन बन रहा है यहाँ पर, इस जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्रॉस करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होता है. नॉर्मल जो डायोड की वर्किंग है सिमिलर उसमें जेनर डायोड की वर्किंग रहेगी. बट इंपॉर्टेंट इज जेनर डायोड एज अ रिवर्स बायस्ड सर्किट. जेनर डायोड को अगर रिवर्स बायस करेंगे तब क्या होगा. रिवर्स बायस करने के लिए हम क्या करेंगे, जेनर डायोड के पी टर्मिनल को नेगेटिव से और एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे. सर्किट में देख सकते हैं ये जो एन टर्मिनल है उसको तो हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और जो पी टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया. ठीक है. इस रिवर्स बायस में क्या होगा, इन केस ऑफ रिवर्स बायस्ड करंट प्रैक्टिकली जीरो एंड एट अ सर्टेन वोल्टेज व्हिच कॉल्ड जेनर वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस शार्पली. अब देखिए होता क्या है, ये चीज में क्या है आपको ग्राफ से शो करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको पोस्टपोन करता जा रहा हूं, बार बार डिले कर रहा हूं इस चीज को कि जेनर वोल्टेज कैसे बताऊंगा या क्या होता है वो चीज कैसे समझ में आएगी. लेकिन दो टर्म आते हैं, एक आता है एवलांचे. एक आता है एवलांचे ब्रेकडाउन एंड सेकंड वन इज जेनर ब्रेकडाउन. ठीक है. जेनर ब्रेकडाउन नाम से समझ में आ रहा है कि जेनर डायोड में ही अकर करेगा, लेकिन एवलांचे ब्रेकडाउन अपने नॉर्मल डायोड्स में अकर करता है. ठीक है. अब ये इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, इसे जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन क्यों बोला गया है, इसको एवलांचे ब्रेकडाउन या यानी अलग अलग क्यों बोला गया है. एक ही मान लेते हैं कि भाई ये जेनर डायोड है और ये यही एवलांचे, ऐसा नहीं हुआ. रीजन क्या है वो चीज समझेंगे. सो ईच जेनर डायोड हैज ब्रेकडाउन रेटिंग. देखिए ब्रेकडाउन रेटिंग भी आपको गिवन होती है जेनर डायोड के साथ, विच स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ड्रॉप अक्रॉस इट. यानी ये शो करता है कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज ये शो करेगा. ठीक है. अब हम करेक्टरिस्टिक्स से समझते हैं सारी चीजें. फर्स्ट फॉरवर्ड वाइज करेक्टरिस्टिक्स देखें तो सिमिलर जो आपने डायोड की पढ़ी थी जनरल डायोड की, वैसी ही करेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. सो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक सेम एज द ऑर्डिनरी फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड. इसमें कोई चेंज नहीं है. ये इनपुट वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, और ये करंट फ्लो हो रहा है. और इनिशियली इसको भी रिक्वायरमेंट होगी कुछ पोटेंशियल को ब्रेक करने के लिए. ठीक है. और फिर
करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक उस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो करने लगेगा। सिंपल जेनर जो नॉर्मल डायोड है उसी की तरह इसकी जेनर डायोड की वर्किंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायस्ड। okay, in reverse biased or reverse direction, however, there is a very small leakage current between 0 volt and the zener voltage। अब ये zener voltage क्या होता है, देखिए जब हमने बात की कि जो पीएन जंक्शन है, जो पीएन डायोड है, उसमें अगर हम हेवीली डोपिंग कर दें, ठीक है, हेवीली डोपिंग करते हैं, तो जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। जब हम इसको नेगेटिव सप्लाई यानी इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से, पी टर्मिनल को नेगेटिव से और एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें, तो ये रिवर्स बायस में हो जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे जैसे हम इसका ये जो वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज, इसको रिवर्स वोल्टेज बोल देता हूं मैं, रिवर्स वोल्टेज को जैसे स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देता है, जैसे नॉर्मल डायोड में करता है। बट एक वोल्टेज ऐसा आता है जब ये जो ब्रेकडाउन है, ये जो जंक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये जंक्शन क्यों ब्रेक हो जाता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा। लेकिन उसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो जनरल डायोड में भी होता है, जनरल डायोड में भी तो सर हम रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं और वहां पर ब्रेकडाउन हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जेनर डायोड में इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जेनर डायोड ब्रेक नहीं और डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना शुरू कर देता है आफ्टर द जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो जीरो वोल्ट से जेनर वोल्टेज तक तो यहाँ पर स्मॉल लीकेज करंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये जेनर ब्रेकडाउन पर पहुंचता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपको यहाँ शो हो रही है। ये शो कर रहा है कि अब इसमें जो करंट है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है और उसको अब हम इनपुट वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं जो एक्सटर्नल रजिस्टर लगा रहे हैं उससे कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो रजिस्टर लगाना वहां पर बहुत जरूरी था। अब ये जो ब्रेकडाउन हुआ, जेनर ब्रेकडाउन हुआ, वो हुआ क्यों, और जो एवलांचे ब्रेकडाउन हुआ वो हुआ क्यों, रीजन क्या है, देखिए पहले तो एक बार कंबाइंड ग्राफ देख लेते हैं। सिंपल फॉरवर्ड बायस में आपको ग्राफ दिया हुआ है और रिवर्स बायस में ग्राफ दिया हुआ है। ये है आपका वीजेड। ये वीजेड क्या है, जेनर वोल्टेज है जहां पर ये ब्रेकडाउन हुआ जेनर में, जेनर डायोड में। ठीक है, और ये फॉरवर्ड बायस रीजन, ये रिवर्स बायस रीजन। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी बताने का ऐसा नहीं है। ठीक है, नोटिस दैट एज रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द लीकेज करंट रिमेन्स एसेंशियली अ कांस्टेंट अंटिल द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच्ड। तब तक वो नॉर्मल या कांस्टेंट है जब तक वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर नहीं पहुंच जाता, यानी वो रिवर्स बायस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करती है, करंट इंक्रीजेस ड्रामेटिकली, मतलब बहुत शार्पली वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेनर ब्रेकडाउन की। इतनी देर से हम जो इसको डिले कर रहे थे, अब ये टॉपिक आपका आ गया जेनर ब्रेकडाउन। मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं। ये है आपका कन्वेंशनल डायोड, पीएन डायोड। ठीक है, ये है आपका जेनर डायोड जिसमें डोपिंग क्या की गई है, हैवी की गई है, हैवीली डोप्ड। हैवीली डोपिंग की वजह से क्या होगा, ये जो एटम्स हैं वो बहुत पास पास होंगे, इसलिए जो डिप्लेशन रीजन है वो भी कम हो जाता है। यहाँ के कंपैरिजन में ये डिप्लेशन रीजन कम होगा।
अब जो जनरल डायोड्स होते हैं उनमें होता है ब्रेकडाउन एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। और जो जेनर डायोड है उसमें होता है जेनर ब्रेकडाउन। अब ये जेनर ब्रेकडाउन होता कैसे? द जेनर इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। जो ब्रेकडाउन ये हो रहा है जेनर ब्रेकडाउन, वो एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन है इन और रिवर्स बायस्ड पीएन डायोड इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इनेबल्स टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। अब क्या होता है जब हम इसमें डोपिंग ज्यादा कर देते हैं ना, तो डोपिंग ज्यादा करने से क्या होता है, इस जंक्शन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या होगा, जैसे धीरे धीरे हम इसमें रिवर्स वाइसिंग करते हैं, यानी रिवर्स वाइस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं स्लोली स्लोली, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि जो एटम्स हैं उनके कोवेलेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ब्रेक करके, उस बॉन्ड को ब्रेक करके वो क्या करते हैं, उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचा देते हैं। तो जो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि हमने इसको इतना हैवी डोप कर दिया है कि इन बॉर्डर्स पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है। इससे क्या होता है, लीडिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री माइनॉरिटी कैरियर्स विच सडनली इंक्रीजेस द रिवर्स करंट। अब ये अचानक से करंट को इंक्रीज कर देते हैं जो नंबर ऑफ फ्री माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ब्रेकडाउन हुआ वो हल्का सा रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने पर भी हो गया, ठीक है। ये हो गया जेनर ब्रेकडाउन। क्यों हुआ, क्योंकि हमने हेवीली डोप किया था, जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और हम रिवर्स वाइस में स्लोली स्लोली जो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, उसकी वजह से ये ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन इसलिए हुआ क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो इतनी सफिशिएंट थी कि जो बॉन्ड्स थे इनके उनको ब्रेक किया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचा दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम एवलांचे की बात करें तो एवलांचे में हमने हेवीली डोपिंग की नहीं है, तो इसमें जो डिप्लीशन रीजन होता है वो विड्थ, उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू जेनर डायोड। जेनर डायोड में डिप्लीशन रीजन क्या होते हैं, कम होती है। अब इस केस में क्या होता है, हमें जब हम इस रिवर्स वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तब जाके इनके माइनॉरिटी कैरियर्स के पास इतनी एनर्जी आती है कि वो एटम्स के बॉन्ड को ब्रेक कर दें, और जिससे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी मिलने से क्या होता है, वो इस जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। एक कोलिजन शुरू हो जाते हैं और कोलिजन शुरू होने के बाद इस जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन को हम कह सकते हैं फील्ड आयनाइजेशन, जबकि एवलांचे ब्रेकडाउन को हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट आयनाइजेशन। यहाँ पर क्या है, कोलिजन से वो ब्रेक होना शुरू है, बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू है, इसलिए इम्पैक्ट आयनाइजेशन, ठीक है। तो अगर डिफरेंस वैसे पूछा नहीं जाएगा बट आपको पता होना चाहिए एवलांचे ब्रेकडाउन कब अकर होता है, जेनर ब्रेकडाउन कब अकर होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन उस टाइम अकर होगा जब एक तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू जेनर जेनर ब्रेकडाउन में, जेनर डायोड से, और दूसरा इसमें रिवर्स वोल्टेज जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी बहुत ज्यादा हमें रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ता है तब जाके एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। और इसमें हमें स्मॉल रिवर्स वोल्टेज में भी जेनर जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है। तीसरी चीज, जो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन है वो होता है एवलांचे ब्रेकडाउन में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद वो कोलिजन शुरू करते हैं, इम्पैक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर फील्ड आयोनाइजेशन हो रहा है क्योंकि जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं वो फील्ड की वजह से ब्रेक हो रहे हैं। और फील्ड क्यों जनरेट हुई है, क्योंकि हमने इसको हैविली डोप्ड किया हुआ है और इसके जो जंक्शंस हैं वहां पर फील्ड जनरेट हो गई। तो ये है आपका एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस। अगर मैं ग्राफ से ये डिफरेंस शो करूं तो मैं इसी ग्राफ में जेनर ये आपको शो रखा है जेनर ब्रेकडाउन, यहाँ पर बीजेड लिखा हुआ है, जेनर वोल्टेज है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं एवलांचे ब्रेकडाउन की, तो एवलांचे ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन ज्यादा होता है रिवर्स में, ठीक है। इसको ए बी ए लिख लेता हूं, बी ए बी एवलांचे
ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होता है कंपैरेटिवली जेनर डायोड वोल्टेज से, ठीक है। और ये इसलिए जल्दी ब्रेक हो गया क्योंकि इसके ब्रेक होने में किसने हेल्प की, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसमें हेल्प की थी, इसलिए ये जल्दी ब्रेक हो गया। क्लियर। तो ये है आपका जेनर डायोड। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वोल्टेज रेगुलेटर, वो हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम साथ में पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर एंड वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, हम लोगों ने रीड आउट किया कि जेनर डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, फॉर स्मॉल वोल्टेज सप्लाई, स्मॉल वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज सप्लाई, ओके, ये एक लीकेज करंट शो करेगा, ठीक है। लीकेज करंट, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम इस सप्लाई को इंक्रीज करते जाते हैं, है ना, बढ़ाते जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन अकर होता है। जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन क्यों हुआ, क्योंकि ये जो जेनर डायोड है वो हैविली डोप्ड है। हैविली डोप्ड होने की वजह से जो डिप्लीशन लीजर डिप्लीशन रेयर रीजन था, जो डिप्लीशन एरिया था, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। और जरा सा रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने पर, यानी स्मॉल रिवर्स वोल्टेज में भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी इनफ हो जाती है कि जो एटम्स हैं उनके बॉन्ड्स को वो ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से ये जेनर ब्रेकडाउन अकर होता है, ठीक है। ये खासियत थी जेनर डायोड की। और इसके बाद जब जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है, या उसको हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज, और इसके बाद इसमें जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, फिर उसको हम इनपुट सप्लाई से या जेनर वोल्टेज से कंट्रोल नहीं कर, इनपुट सप्लाई से कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी जो रिवर्स में हम वोल्टेज दे रहे हैं उससे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक रजिस्टर यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज मैंने बात की थी। और जो जेनर डायोड है उसकी क्या खासियत है कि वो उस केस में एक कांस्टेंट वोल्टेज शो करता है, दैट इज वीजेड। यानी अगर आपने जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हुआ है और जेनर वोल्टेज से ऊपर वाले केस में वो ऑपरेट हो रहा है, तो वहां पर जो जेनर डायोड है वहां पर वोल्टेज क्या शो होगा, वीजेड शो होगा, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया जो जेनर डायोड के थ्रू हो रहा है, और ये कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इस चीज का बेनिफिट कैसे उठाया, इसकी एप्लीकेशंस बनाई। इसकी एप्लीकेशन सबसे मोस्ट फेवरेबल एप्लीकेशन जो है वो है आपकी वोल्टेज रेगुलेटर। अब रेगुलेटर हम तो ये समझते हैं जो फैन रेगुलेटर होते हैं ना, उनको अगर उसकी नोब को हम मूव कर दें तो वो रेगुलेटर हो जाते हैं, लेकिन रेगुलेटर का काम सिर्फ स्पीड बढ़ाना या कम करना नहीं होता, वोल्टेज को स्टेबलाइज करना भी होता है। जैसे आपने देखा होगा घर में पहले स्टेबलाइजर वगैरह लगे होते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वोल्टेज को स्टेबलाइज करते थे कि हाँ ये कांस्टेंट वोल्टेज तो मुझे इस अप्लायंस पर देना ही देना है या इस डिवाइस पर देना ही देना है। तो सेम जो वर्क है वो हमारे जेनर डायोड का भी है। अब एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये जेनर डायोड कैसे यूज हो रहा है, उसके लिए एक सिंपल सा सर्किट आपके सामने ये गिवन है, ठीक है। अब क्या होता है देखें, यहां पर इनपुट सप्लाई दी हुई है वी इन, और जो जेनर डायोड है वो सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है। और जो लोड रेजिस्टेंस है वो भी जेनर डायोड के पैरेलल में, या हम कह सकते हैं जो जेनर डायोड है वो आउटपुट और इनपुट दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसको हमने आरएस कहा है, ठीक। अब इनपुट में क्या सप्लाई आ रही है, डीसी इनपुट वोल्टेज सप्लाई आ रही है रेक्टिफायर से। अब ये रेक्टिफाई तो नहीं कर रहा ना, ये इस केस में ये रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, तो इसको रेक्टिफाइड सिग्नल दे रहे हैं हम डीसी। ये केवल वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है इस रिवर्स बायस केस में, ठीक है। अब इसको किस केस में किस बाइसिंग में यूज करना है, रिवर्स बाइसिंग में यूज करना है। रिवर्स बाइसिंग में कैसे यूज करेंगे, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो देखिए सप्लाई की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो इसका एन टर्मिनल है जेनर डायोड का वो किससे कनेक्टेड है, वोल्टेज के जो इनपुट सप्लाई है उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और जो इसका पी टर्मिनल है वो देखिए नेगेटिव से, यहाँ 0 वोल्ट लिखा है, हम कह सकते हैं नेगेटिव वोल्ट, ठीक है।
तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड। इट मींस ये जो जेनर डायोड है वो किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में ही हमने बताया कि ये जो वोल्टेज शो करता है वो कितना शो करता है, VZ। यानी अगर मैं इन दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज चेक करूंगा आफ्टर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन, तो वोल्टेज कितना आएगा, VZ आएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं। अभी ये मान लेते हैं कि ये सर्किट आपको गिवन है। पहला केस देखें, ये इनपुट करंट है दैट इज IS, ये इनपुट करंट है। ये इनपुट करंट इस नोड पर आने के बाद डिवाइड हो गई। किस किस में डिवाइड हुई, फर्स्ट वन इज IL दैट इज लोड करंट एंड सेकंड वन इज IZ दैट इज जेनर करंट। ओके, तो जो लोड करंट है वो रजिस्टर RL के थ्रू जा रही है और जो जेनर करंट है वो जेनर डायोड के थ्रू जा रही है, और इनपुट सप्लाई से जो करंट आ रही है दैट इज IS। तो बाय यूजिंग KCL एट नोड, इस नोड को हम कोई भी नेम दे सकते हैं लेकिन अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसी जगह KCL लग रहा है। तो इनपुट करंट इक्वल्स टू, या कह सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट क्या है, IS। आई थिंक आपको KCL पता होगा। आउटगोइंग करंट्स क्या है, IL एंड IZ। तो IL प्लस IZ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस वाले लूप की बात करते हैं। इस वाले लूप को कंसीडर करते हैं जिसमें VS सप्लाई, आपका रजिस्टर और जेनर डायोड कंसीडर हो रहा है। बाय यूजिंग KVL, KVL हमने पढ़ा है कि समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 0, एल्जेब्रिक समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप इक्वल्स टू 0। तो इस लूप की बात करें तो देखिए, मैं इस डायरेक्शन से चलना शुरू कर रहा हूं। तो ये है अपना एग्जिट टर्मिनल, एग्जिट टर्मिनल का साइन मैं कंसीडर करता हूं प्लस VS। ओके, इस जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जाएगा तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, -IS इंटू RS, क्योंकि जो करंट है इस रजिस्टर के थ्रू वो क्या है, IS है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IS इंटू RS, लेकिन एग्जिट साइन क्या है, माइनस का। नेक्स्ट, इस जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, VZ, लेकिन साइन क्या है, माइनस का। then minus VZ equals to 0. So we can write it as VS equals to IS into RS plus VZ. ठीक है, now you can put from equation 1 the value of IS, that is IL plus IZ into RS plus VZ. ओके, अब एक चीज देखें कि जो जेनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कर रहा है। देखिए, सपोज जब इनपुट सप्लाई में कोई चेंज आएगा, ठीक है, तो अगर इनपुट सप्लाई में कोई सडन चेंज आया, हम इसको बोल सकते हैं सडन चेंज, तो इसके रेस्पेक्ट में आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यही वोल्टेज रेगुलेशन, कि आपकी डिवाइस ने उस चेंज को ओवरकम कर दिया। अब कैसे किया, इसमें चेंज आया, सपोज इस वोल्टेज में चेंज आया, VS क्या है, V इन है यानी इनपुट वोल्टेज है, इसमें चेंज आया। तो इस इक्वेशन को देखें एक बार, VZ क्या है, एक कांस्टेंट सप्लाई है, कांस्टेंट वोल्टेज है, सप्लाई नहीं कहेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज है जो कौन शो कर रहा है, डायोड शो कर रहा है। ठीक है, डायोड क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वोल्टेज शो कर रहा है। अब इस जेनर डायोड के पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस है। अगर लोड रेजिस्टेंस की बात करूं तो उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VL,
वो क्या होगा, IL इंटू RL। अब RL VL किसके बराबर होगा, VZ के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। VL कांस्टेंट हो गया, और RL हमें पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, रजिस्टर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन इस रेस्पेक्ट में IL को भी क्या होगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है, तभी वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो IL है वो भी कांस्टेंट हो गया। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर, और RS इनपुट जो वोल्टेज इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है ही, तो इस पूरे केस में अगर इनपुट वोल्टेज में कोई चेंज आता है तो कौन सी वैल्यू वेरी करेगी, केवल IZ वेरी करेगी, ठीक है। तो जितना भी चेंज आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में चला जाएगा, जेनर करंट के रेस्पेक्ट में चला जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो जेनर डायोड है वो जितने भी चेंज आता है वो करंट के थ्रू ओवरकम कर देता है, ठीक है, क्योंकि करंट इसमें इनफाइनाइट फ्लो कर सकते हैं, आप ये मान के चलें इसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने उसके करेक्टरिस्टिक्स में भी देख लिया था कि करंट कितनी भी फ्लो हो जाए ये तो केवल इतना ही वोल्टेज शो करेगा, ठीक है, रिवर्स बायस केस में। ओके, तो जो जेनर डायोड है वो कैसे यूज हुआ, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि सडन चेंज जो इनपुट में हो रहा है उसको उसने ओवरकम कर दिया और जो लोड वोल्टेज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो ये इक्वेशंस ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं इक्वेशंस पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल है जेनर डायोड से रिलेटेड, वो हम लोग देख लेते हैं। A 5 volt stabilized power supply is required to be produced from 12 volt DC power supply input source। अब देखिए इसी लाइन को पहले समझ लेते हैं। इनपुट पावर सप्लाई तो आपके पास पता है क्या है, 12 वोल्ट डीसी। इसने इनडायरेक्टली बोला है 5 वोल्ट स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई, दैट इज VZ। ओके, क्योंकि जो वोल्टेज जेनर डायोड वोल्टेज है वही क्या है, स्टेबलाइज्ड वोल्टेज है, क्लियर। The maximum power rating of PZ, that is power of Zener diode, या पावर जो जेनर डायोड पर शो हो रही है वो कितनी है, 2 वॉट। सो यूजिंग द जेनर रेगुलेटर सर्किट अबव कैलकुलेट, जो अभी हमने सर्किट पढ़ा है उसको यूज करना है। कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट वन इज द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द जेनर डायोड, मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द जेनर डायोड। पहला केस देखिए, एक बार रिवर्स जाता हूं। पहला केस देखिए, मैं इसको होल क्लियर तो नहीं करता, सर्किट क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा। पहला केस देखिए कि यहाँ पर कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो जो भी आउटपुट होगा वो एज इट इज जेनरेट आउटपुट होगा, तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगी वो इसी के थ्रू फ्लो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ओपन सर्किट है एक तरह से। अगर लोड करंट नहीं है तो लोड कनेक्टेड नहीं है तो लोड करंट भी नहीं होगी, सारा का सारा करंट कितना किस पे जाएगा, जेनरेट आउट पे जाएगा। तो मैक्सिमम जो करंट फ्लो हो सकती है नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में मैक्सिमम करंट जेनरेट आउट पे कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो उस केस में क्या होगा, पावर क्या होती है, P इक्वल टू V इंटू आई। ओके, पावर किसकी, जेनर डायोड की। वोल्टेज किस पर, जेनर डायोड पर। करंट किस पर, जेनर डायोड पर। पूछा क्या है, मैक्सिमम करंट, यानी आई जेड इक्वल टू पी जेड अपॉन वी जेड। पी जेड इज पावर एट जेनर डायोड, दैट इज 2 watt, you can put here 2 watt। VZ, that is voltage across Zener diode, that is 5 volt। Now we can calculate, it is 400 milliampere, you can calculate it 400 milliampere, or can calculate in ampere also। So maximum current through Zener diode क्या होगी, 400 milliampere when no load is connected, ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम करंट है क्योंकि नो लोड है, सारा का सारा जो करंट है वो जेनर डायोड से ही गया है। सेकंड वन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर आरएस, जो अभी हमने आरएस कनेक्ट किया हुआ था यहाँ पर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अभी हम उसी केस की बात कर रहे हैं जब इस पर लोड नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप यहां पर केवीएल लगाएंगे वापस से,
तो वही इक्वेशन आएगी ये वाली, है ना। इसमें देखिए लोड करंट कहीं भी शो नहीं हो रखा है, लेकिन जो आई एस है, आई एस ही क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी जो आई जेड की तरफ जाएगी, क्योंकि लोड में ये पहले तो इस केस में तो यहाँ लोड रजिस्टर हमने कंसीडर किया हुआ था, तो लोड करंट और जेनर करंट में ये सब डिवाइड हो रही थी। लेकिन पहला केस जब नो लोड है तो जो आई एस है वही सारी की सारी किस पे जाएगी, वी जेड पर, सॉरी जेनर डायोड पे जाएगी, इसलिए आई एस इक्वल टू क्या कर देंगे, जेड कर देंगे, आई जेड। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी एस इक्वल टू आर एस इंटू आई जेड प्लस वी जेड, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, आपको आर एस कैलकुलेट करना है, तो वी एस माइनस वी जेड दैट इज 12 माइनस 5, वी एस आपको पता है इनपुट सप्लाई है 12 वोल्ट, वी जेड आपको पता है स्टेबलाइज सप्लाई है 5 वोल्ट, आई जेड आपने अभी कैलकुलेट की थी मैक्सिमम करंट दैट इज 400 मिली एम्पियर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर एस की वैल्यू आ जाएगी 17.5 ओम। नेक्स्ट वन इज लोड करंट, द लोड करंट। अब लोड करंट की बात हुई है, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई रजिस्टर, लोड रजिस्टर कनेक्ट किया गया होगा। इफ अ लोड ऑफ 1 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द जेनर डायोड देन व्हाट इज द लोड करंट। अगर भाई जेनर डायोड से के पैरेलल में आपने कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है तो उस पर भी सेम वोल्टेज होगा, तो आई एल इक्वल टू वी जेड अपॉन आर एल। वी जेड आपको पता है स्टेबलाइज पावर सप्लाई 5 वोल्ट, आर एल आपने अभी कनेक्ट किया 1 किलो ओम, put the value, then we can calculate IL that is 5 मिली एम्पियर। तो जो लोड रेजिस्टेंस था उस पर कितनी जा रही है, 5 मिली एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है। तो इस केस में जब फुल लोड हो गया, अब हमने क्या कंसीडर किया, फुल लोड, उस केस में आई जेड क्या होगा, पहला केस था नो लोड, ठीक है। अब फुल लोड यानी अब आई जेड क्या होगा, तो आई जेड क्या होगी, सब डिवाइड हो गई, तो टोटल जो मैक्सिमम करंट आ रही थी आई एस दैट इज 400 मिली एम्पियर, उसमें से हम लोड करंट माइनस कर देंगे तो वो कितनी है, 5 मिली एम्पियर। तो अब जो जेनर डायोड पे करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 395 मिली एम्पियर। ओके, तो एक सिंपल उन्हीं इक्वेशंस का यूज करके ये न्यूमेरिकल था, इसमें एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि नो लोड वाले केस में हम क्या यूज कर सकते हैं और लोड फुल लोड वाले केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज की, बहुत छोटा सा टॉपिक है सर। जी हेलो सर। हाँ बताएं। सर जो बी पॉइंट ना सर, उसमें आपने आर एस निकाला ना सर, इसमें लोड रजिस्टर होता तो कुछ इफेक्ट होता है क्या सर, ये पूछना चाह रहा हूँ सर मैं। बिल्कुल होता, अभी मैं सर बाद वो में एक बात बार करूंगा बता उसमें, है दो। ना, एक बार ये टॉपिक हो जाए। अब वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की बात करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ जेनर डायोड जो है ना वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन इसकी डायरेक्ट आईसीज आती हैं, ठीक है। हम उन आईसीज को यूज कर सकते हैं, हमें जेनर डायोड का सर्किट नहीं बनाना है बार बार। तो जो मार्केट में वोल्टेज रेगुलेटर आईसी आती है उनकी कोडिंग है कुछ इस तरीके से, जैसे फर्स्ट वन इज 78XX। अब जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो दो तरह की पावर सप्लाई दे सकता है, या तो पॉजिटिव दे सकता है या नेगेटिव, तो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट आईसीज यूज होती हैं। तो जो पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड कराता है वो है 78XX, ठीक है। इसमें देखिए डायग्राम में क्लियर होगा कि 3 पिन्स हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पिन फॉर इनपुट, ये जो फर्स्ट पिन है वो इनपुट के लिए, सेकंड पिन है वो है ग्राउंड के लिए, और थर्ड पिन है वो आपकी आउटपुट के लिए। ये 78XX का सिंबल दिया हुआ है, आईसी सिंबल है पूरा। इसमें केवल कंपैरिजन करने के लिए मैंने दोनों को एक साथ रखा हुआ है, 79XX को और 78XX को। एक तो डिफरेंस ये है कि ये पॉजिटिव सप्लाई दे रही है और ये नेगेटिव सप्लाई दे रही है, ठीक है। दूसरा इनके टर्मिनल्स में भी थोड़ा सा चेंज है, जो फर्स्ट टर्मिनल है वो इनपुट है, सेकंड टर्मिनल है वो ग्राउंड है, और थर्ड टर्मिनल है वो आउटपुट है, किसका, पॉजिटिव सप्लाई वाले का। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इसमें देखें इसका पूरा कोडिंग इस तरीके से लिखी हुई है, लेकिन हमें इससे समझ में आ जाता है, ये तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो बताते हैं अपनी कोडिंग। ये मैन्युफैक्चर की गई है फेयरचाइल्ड की तरफ से, और इसकी कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज इट इज 3 टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। 3 टर्मिनल है, 3 लेग्स हैं, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, यानी 78XX किस लिए यूज हो रही है कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटिंग करनी है, तो हम इस आईसी का यूज करेंगे। इसमें मैक्सिमम आउटपुट करंट कितनी है, 1 एम्पियर है। अब ये प्रोवाइड कितनी करा सकता है, 5 वोल्ट प्रोवाइड करा सकता है, 6 वोल्ट प्रोवाइड करा सकता है, 8 9 12 15 18 24।
अब इसकी कोडिंग कैसे होगी, सपोज अगर 5 वोल्ट प्रोवाइड कराता है तो 7805, ये इसकी हो गई कोडिंग, किसके लिए, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। अगर सपोज 20 तो इसकी वैल्यूज आपको रख देनी है, तो इनका आईसी नंबर हो जाएगा, ठीक है। थर्मल ओवरलोड प्रोडक्शन, मतलब अगर ज्यादा हीट होती है तो हीट ओवर हो जाती है तो उसका प्रोडक्शन है। आउटपुट ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग एरिया प्रोडक्शन है, मतलब एरिया में ये कनेक्टेड उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, तो ये प्रोडक्शन सीआईसी में गिवन होते हैं। तो पहला है 78XX वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, जिसमें ये पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करेगा। अगर 5 है तो 7805, अगर 9 वोल्ट 7809, ये इसकी कोडिंग होगी। नेक्स्ट बात करें नेगेटिव सप्लाई में और पॉजिटिव सप्लाई में, देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पर जो पिन था 78XX में फर्स्ट पिन था वो इनपुट था, जबकि 79XX में जो फर्स्ट पिन है वो क्या है, ग्राउंड है, और सेकंड में ग्राउंड था लेकिन यहाँ पर सेकंड में इनपुट है, बाकी थर्ड में दोनों में सेम आउटपुट है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये किसने मैन्युफैक्चर की है, ये नेशनल सेमीकंडक्टर ने मैन्युफैक्चर की है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, देखिए 3 टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, यानी 3 पिंस तो है ही, जैसे 78XX में वैसे इसके वोल्टेज से माइनस है, तो ये लिखा है 7915, it provides negative of 15, तो 15 का नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होता, ठीक है। तो 5 8 12 15 नेगेटिव में ये होगा। इसका करंट कितनी है, 1.5 एम्पियर है। थर्मल शॉर्ट सर्किट रिएक्शन सारे हैं इसमें, हाई रिजेक्शन भी है, रिपल आपको पता ही है, और हाई रिस्क कहते हैं एसी कंपोनेंट को भी ये रिजेक्ट कर लेगा। दिस आईसी अलाउज आउटपुट वोल्टेज टू बी इजीली बूस्टेड, अगर हमें इसको बूस्ट करना है तो भी हम इसकी जो प्रीसेट होती है उनको बूस्ट करने के लिए एक सर्किट डिवाइडर यूज करते हैं जिससे इसको बूस्ट कर सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 78XX एंड 79XX, दोनों में थोड़ा सा यहाँ माइन्यूट सा डिफरेंस है इनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन में, इसके अलावा इनकी फीचर्स में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है।